हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तभी किन की मम्मी का फोन फिर बाजा। किन की मम्मी ने फोन नंबर देखा और चौंक गई। आप फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ये तो कोई अननोन नंबर है, शायद फिर से कोई सेल्स कॉल है। किन की मम्मी ने डर के मारे फोन पीछे छुपा लिया और बंद कर दिया। अपने पति से बोली, मैं अब बाजार जा रही हूँ। जब किन की मम्मी बाहर गई तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनका फोन फिर बाजा। थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर उठा लिया। एक्सायो लैंड, मैं शंघाई पहुँचने वाला हूँ। तुम शंघाई क्या करने आ रहे हो? आपको और बच्चे को मिलने आ रहा हूँ। मिलने क्या? वो तुम्हारा कौन सा बच्चा है? उसका अब तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। आप मुझे बच्चे से मिलने दोगी? मैं कई सालों से उससे नहीं मिला। आखिर वो हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? तुम अब ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो, जैसे बहुत परवाह हो? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में दोबारा डिस्टर्ब मत करना। उस बच्चे का तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। उसका सरनेम टैन है। हम फोन पर बात नहीं करते, मिल सकते हैं क्या? जहां से आए हो वही लौट जाओ। मैं 10 मिनट में होकियाओ स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। मुझे आपका एड्रेस अभी भी याद है। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं वही आ रही हूँ। तुम ज्यादा मत करो। सीन बदलता है होकियाओ एयरपोर्ट की तरफ। अंदर जेडाइकिन अपनी बुआ का इंतजार कर रही थी सुबह से। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप बाहर आता है और जेडाइकिन की तरफ बढ़ता है। जो आई थी वो जेडाइकिन की बुआ वैन लिंग्या थी। अपनी बुआ को देखकर जेडाइकिन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब तुम कहाँ हो? मेन होटल में हूँ बुआ। ये सुनकर जेडाइकिन की बुआ ने गुस्से से टेबल पटका। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हें जल्दी घर बुलाया है। मैं बस बाहर घूमने आई थी, थोड़ा चेंज के लिए। जब मन भर जाएगा तब वापस चली जाऊंगी। मैं तुमसे सच में तंग आ गई हूँ। मिंग थाना में ऐसी क्या बुराई है? बचपन से ही वो समझदार और मेहनती है। सब बड़े कहते हैं उसका फ्यूचर ब्राइट है। और तुम और वो बचपन से साथ बेड हुए हो। 5-6 साल की उम्र में उसने घर से पैसे चुराए। 10 साल की उम्र में उसने दादाजी का एंटिक तोड़ दिया और इल्जाम छोटे भाई पर लगा दिया। 15 साल की उम्र में वो हर जगह लड़कियां छेड़ता फिरता था। मेरे पास उसकी सारी काली करतूतों का रजिस्टर है और उसके पास मेरी। बुआ, हम दोनों सच में साथ नहीं रह सकते। मैं तो उसे हमेशा बड़ा भाई ही मानती हूँ। अगर मिंग थाना ने ये सुन लिया तो वो तो रो रो कर मर जाएगा। बात ये है, तुम पहले घर जाओ। बाहर आजादी तो है पर घर जैसा सुकून नहीं। और बाहर का खाना घर जैसा हेल्थी भी नहीं होता। मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, घर से भी ज्यादा टेस्टी। बुआ, आप चिंता मत करो। बुआ ने जेडाइकिन के बेड हुए सीने को देखा और हैरान रह गई। सच में तुम मोती हो गई हो। मोती? बुआ, आपके पास आईना है क्या? अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो। मैंने कहा था ना, दिन भर ऐसे खाते रहने से मोटापा तो आएगा ही। उसको तो मैं मार ही डालूंगी। ये सुनकर बुआ ने ट्यूरेंट असली बात पकड़ ली। वो कौन है? शेफ है। हाल ही में मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला है। जेडाइकिन, शंघाई में तुम्हारे जरूर कुछ कनेक्शंस बन गए होंगे। क्या घर में अभी तक तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चला? बुआ, फालतू बातें मत करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। बाहर मौसम बिगड़ रहा था और तेज बारिश होने लगी। जेडाइकिन ने बाहर जाकर देखा और फिर फोन लगाया। हेलो अजी, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? बारिश बहुत तेज हो रही है। तो इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं, अगले वीडियोज में मिलेंगे। फोन कॉल आने के बाद मदर टैन भी होकियाओ एयरपोर्ट के गेट पर टैक्सी से पहुंची। फोन पर बात करने वाला आदमी भी मदर टैन से मिलने पहुंच गया था। एक्सायो लैंड, कई सालों से नहीं मिले, आप बहुत बदल गई हो। बेहतर होता कि हम पूरी जिंदगी कभी ना मिलते। इस बार मैं शंघाई एक बिजनेस डील के लिए आया हूँ। बस मौके का फायदा उठाकर बच्चे से मिलना चाहता था। ये सुनकर मदर टैन के चेहरे पर ट्यूरेंट शक और हिफाजत के भाव आ गए। आप इतने सालों बाद भी मुझसे इतना दूर रहती हो? मैं आपकी जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, बस बच्चे से थोड़ी देर मिलना चाहता हूँ। जब पहले ही चुनाव कर लिया था तो अब ये रिश्ता खराब करने की क्या जरूरत है? वो बच्चा अब तुम्हारे परिवार का नहीं रहा। उस साल सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, क्या आपकी नहीं थी?
उस साल अगर आप ना होती। अपनी जुबान बंद रखो, उस साल की बातें दोबारा मत दोहराओ, अपने अंदर ही दबाए रखो। तुम्हारी जो भी प्लानिंग हो, मैं तुम्हें बच्चे से मिलने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। सुनो विन, तुम मुझे दोबारा मत ढूंढना, मेरी जिंदगी में डिस्टर्ब मत करो, समझ लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इस वक्त टैन जैक और बाओ बाओ भी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तू खाम, हम आ गए हैं। तुम कहाँ हो? टैन जैक गाड़ी में बैठा बाहर देख रहा था तो देखा उसकी मॉम एक अनजान आदमी के साथ उलझ रही थी। मॉम, आप यहाँ? वो आदमी कौन है? और मॉम, आप उसके साथ क्यों झगड़ रही हो? कोई मॉम को परेशान कर रहा है। टैन जैक गुस्से में बाहर निकलने ही वाला था मॉम की हेल्प करने, तभी उसने देखा वो आदमी बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछ रहा था। आखिर चल क्या रहा है ये सब? तू खाम आगे हैं, चलो जल्दी उसके पास चलते हैं। बाओ बाओ ने मुड़कर देखा तो उसने भी टैन जैक की मॉम को पहचान लिया। अरे जैक, ये हमारी मॉम है क्या? मॉम यहाँ क्या कर रही है? टैन जैक बस घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। यूज इस वक्त अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। वो उनका असली बेटा तो नहीं था। मॉम ने रोका था, पर डैड ने कहा था बस एक दिन अगर वो मुझे डैड बुलेगा तो वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। क्या वो वही है? अगर मैं उनका पीछा करूं तो शायद सच्चाई पता चल जाएगी, पर जब सच्चाई सामने आएगी तो हमारी फैमिली टूट जाएगी, चाहे मेन या दीदी। हम दोनों का क्या होगा? मेन या दीदी उस आदमी का सामना कैसे करेंगे? अरे जैक, लगता है सच में मॉम हाय है। मॉम यहाँ क्या कर रही है? तुम मुझे अम्ब्रेला दो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। नहीं दीदी, वो मॉम नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तुम चुप रहो, मेरी नजर बहुत तेज है। गलत है तो नीचे जाकर देखने से पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, गलत आदमी है तो गलत आदमी ही है। टैन जैक की दांत सुनकर बाओ बाओ डर गई। टैन जैक गुस्से में गाड़ी की खिड़की पर मुक्के मारने लगा और अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। बाओ बाओ ने देखा कि उसका भाई बहुत टेंशन में है और वो डर के कांप रही थी। अरे जैक, तुमने मुझे डांटा। सॉबिंग, दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठे बस रोट रहे। दीदी, मेन सॉरी, मैंने तुम पर चिल्लाया। टैन जैक को माफी मांगते हुए सुनकर बाओ बाओ और जोर से रोने लगी। इसी वक्त तुखोंग ने भी गाड़ी देखी और भाग कर आ गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। बहुत तेज बारिश हो रही है, मियर शूज पूरे गीले हो गए। तुखोंग गाड़ी में बैठते ही समझ गई कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। तुम दोनों को क्या हुआ? बाओ बाओ ने खुद को संभल कर कहा, कुछ नहीं। उसके बाद तीनों फ्लैट पार वापस आ गए। टैन जैक एक बेजान शेर की तरह सीधा अंदर चला गया। बाओ बाओ, इसको क्या हुआ? बाओ बाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका चेहरा रोने वाला था। टैन जैक वॉशरूम में गया और मुंह धोया ताकि खुद को संभल सके। शांत हो जा टैन जैक, इतने साल से सब कुछ बर्दाश्त किया है, क्या सच में अब ये सब बोलना पड़ेगा? अगर मेरा अंदाजा सही है तो डैड का क्या होगा? मॉम डैड डिवोर्स ले लेंगे। क्या मैं और दीदी पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? भूल जा ये सब, मुझे ये भूलना होगा और इसकी तह तक नहीं जाना होगा। शांत होने के बाद टैन जैक बाहर आया। इस वक्त दोनों दीदियां रूम में जा चुकी थी। टैन जैक ने बस उदासी से एक लंबी सांस ली। बहुत उदास था टैन जैक। वो बाहर गया और कुछ के लिया, पर जितना ज्यादा वो लेटा गया उतना ही और सोचने लगा। इसी वक्त तुखोंग ने भी दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या हुआ तुम दोनों को? मैंने सुना बाओ बाओ रूम में रो रही है। नहीं दीदी, कुछ नहीं है। पक्का कुछ तो हुआ है, मैंने बाओ बाओ को इतना रोट ह्यू कभी नहीं देखा। आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में दीदी से मिलने जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले नहाकर आती हूँ, तुम ध्यान से बात करना और बाओ बाओ को और गुस्सा मत दिलाना। ये कहकर तुखोंग भी उदासी से वहां से निकल गया। कमरे के अंदर बाओ बाओ चेहरे पर हाथ रखे बस रोए जा रही थी बिना रुके। मुझे क्या हो गया है? मैं कितनी दरवानी लग रही हूँ? क्या हम पहले जैसे रह पाएंगे? टैन ट्रैक, कहीं तुम भी मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे? उसी पाल टैन ट्रैक ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दीदी, क्या तुम ठीक हो? टैन ट्रैक को देखते ही बाओ बाओ का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। तो आखिर आ ही गया मुझे मनाने? खबरदार, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं दीदी के लिए एक गाना गाऊं? कभी नहीं। तू तो एकदम बोर है, जैसे कोई पाठ कर रहा हो। टैन ट्रैक ने बाओ बाओ की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। गाने के बोल सुनकर बाओ बाओ थोड़ी हैरान रह गई। टैन ट्रैक के गाने में एक एक करके सारी पुरानी यादें ताजा होने लगी। तुमने कहा था हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो सिर्फ जवानी की काची बातें थी? वो नादान साल जब कुछ समझ ना आता था,
मेरी इस दीवानी जवानी में मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा दीदी। ये सब सुनते ही बाव बाव की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। थोड़ी देर बाद टैन ट्रैक का गाना भी खत्म हो गया। दीदी तुम अब भी रो रही हो। मैं आगे से तुमसे कभी गुस्से में बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। चुप कर जा। मैं नहीं रो रही हूँ। अगर तूने फिर से मुझे डांटा ना तो मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी दीदी इतनी प्यारी है, कौन उनको डांटेगा। HMPH चल ठीक है, इस बार के लिए मैं तुझे छोड़ देती हूँ। दीदी मैंने सुना है उस साल नाना जी हमारे मम्मी डैडी की शादी के लिए राजी नहीं थे ना। हाँ, शायद पापा गरीब थे इसलिए वो राजी नहीं थे। फिर मम्मी प्रेग्नेंट हो गई तो नाना जी को मजबूरन ये शादी मंजूर करनी पड़ी। तो यही थी असलियत। बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। क्या सोच में डूबी हो। हाँ, तभी तो बचपन से नाना जी को मैं ज्यादा पसंद नहीं थी। वो तो नाना जी की बेटा बेटी में भेदभाव वाली सोच थी। पोती को पोते जैसा प्यार थोड़ी मिलता है दीदी। उस आदमी की असली पहचान क्या है, अब मेरे दिल को थोड़ा अंदाजा होने लगा है। टैन बाव बाव इतनी खूबसूरत बड़ी हुई है और पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर मैं उस बुद्धे की औलाद ना होती तो क्या ये ज्यादा सही नहीं होता। तो क्या उस बुद्धे को इस राज का पता है। वो बुद्धा तो बहुत शरीफ इंसान है पर वो किसी और का बोझ उठाने वाला नहीं। क्या ये राज हमेशा छुपा रहा। क्या मम्मी को जरा भी शर्म नहीं आई। इतने सालों तक साथ रहने के बाद क्या इस बुद्धे को जरा भी शक नहीं हुआ। हो सकता है इसमें कोई ऐसा राज हो जो वो किसी को बताना ना चाहते हो। तू खोंग ने हाथ धोकर नीचे टीवी देखने आ गया। सीढ़ियों से नीचे आते ही उसने देखा कि दोनों भाई बहन वही बैठे हुए हैं। लगता है दोनों भाई बहन ने आपस में सुलह कर ली है। उसी पाल टैन ट्रैक को एक मेल आया। उसकी कंपनी में स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी। बाव बाव ने ध्यान नहीं दिया। वो फिल्म देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी और टैन ट्रैक के कंधे पर थपकी दे रही थी। टैन ट्रैक जो पहले से ही गुस्से में था उसने बाव बाव को घूरा। अब क्या हुआ। मेरी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। हाँ, तू और इस कंपनी में जॉब सपने देख रहा है क्या। तुझे कौन कह रहा है कि तू काम का नहीं है। मैं तो तेरे लिए रात भर जाग कर पढ़ाई करती थी, फिर भी तू फुदान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाया। टैन ट्रैक को इतना गुस्सा आया कि उसने बाव बाव को घूरा और फिर उसे अपनी गॉड में खींचकर एक गुस्से वाले चेहरे और शरारती हाथ के साथ ही गुस्सा आ गया मेरे छोटे भाई को। और फिर सिर्फ थप्पड़ की आवाजें और बाव बाव की आउच, दर्द हो रहा है कि चीखें ही गुजर रही थी। HMPH मैंने तो बस कुछ बातें ही कही थी ना। तो मैंने भी तो बस थोड़ा सा छुआ ही था। सही कहा ना। अच्छा बस करो अब। बाव बाव को और मत सताओ। तू खोंग बिल्कुल सही कह रहा है। सही क्या। अगर मैं उससे सबक ना सिखाऊं तो क्या वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी। दीदी क्या तुम्हें बेड़ छोटों का अदब नहीं पता। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो तुम खुद क्यों नहीं छोटे को छोड़ देते। उसके बाद वो दोनों भाई बहन फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगे। तू खोंग ने टीवी शो देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। टीवी पर आई एम अ सिंगर शो की बुराई हो रही थी। लोग यूज ट्रैश कह रहे थे। ऑडियंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसी आवाज में गा सकता है। सब कह रहे थे कि ये तो आवाज का एडिटिंग है। आरी ट्रैक आइडल सिंगर में जो गाना तुमने गाया था ना, लोग उस पर शक कर रहे हैं। वो लोग कितने बदतमीज हैं, मुझे पहले से ही पता था। दूसरे दिन से ही लोग कहने लगे थे जब कोई चीज हॉट होती है ना तो बकवास तो होती ही है। बिल्कुल सही। ऑनलाइन तो सब मेरे पीछे ही पड़े हैं। बाव बाव को जब फिर से छेड़ दिया गया तो वो गुस्से में पागल हो गई और किन जहे को लात मारी, जिसके बाद वो चीख उठा। ओह, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ओह हाँ, तुम आज ब्लाइंड डेट पार क्यों नहीं गई। कैंसिल हो गई। मुझ जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की, वो लोग खुद ही समझ गए कि मुझ तक पहुंचना मुश्किल है तो हार मान ली। HMPH मैं तो छोटी सी अप्सरा हूं ना। माँ तो जान ले लेती है। उन्हें बस ये डर लगा रहता है कि मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जरूरत नहीं, पर वो सुननी ही नहीं। और मैं उनसे गुस्सा भी नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कितनी कमाल हो। देखना जल्दी ही मुंह के बाल गिरोगी। तू खोंग तुम बताओ, क्या वो अनोइंग नहीं है। सीन अब बिनैन मैन के घर शिफ्ट होता है। शुरू में जब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए फंसाया था तब ये सब कहा था क्या। ये भी कहा था कि 1 साल में प्रॉफिट 10 गुना होगा। वो भरी भरकम बात आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, बिल्कुल साफ। सामने बैठी थी एक खूबसूरत लड़की जिसके बालों में हाइलाइट्स। डैड ने कहा था कि वो मुझे कंपनी के इन्वेस्टमेंट का हेड बनाएंगे, पर जैसे ही मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की वो ओवर स्मार्ट,
कमकल भैया बीच में टांग अड़ने आ गए। डैड उसकी जिद सह नहीं पाए तो उन्हें अंदर आने दिया। और तो और वो डेप्यूटी डायरेक्टर भी बन गया। मेरा तो गुस्से से खून खौलता है। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या? पर मेन फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती। चलो इस बारे में अब और बात नहीं करते। रिसेंट में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा या इंटरेस्टिंग हुआ क्या? सुना है तुम्हारा एक्स हस्बैंड फिर से तुम्हें मिलने आया था। छोड़ो उसके बारे में बात मत करो। हाँ, वो तो पक्का रंगीला बंदा है। नई खुशी मिल गई फिर भी अपनी पुरानी बीवी को नहीं भूला। वही ओल्ड इज गोल्ड वाली बात। इंटरेस्टिंग चीज़ीन तो हुई है पर मैं अभी बताना नहीं चाहती। हाँ, एक खास इंसान जरूर मिला है। ओह तो बताओ ना। वो एक काफी इंटरेस्टिंग यंग लड़का है जिसे मैं इत्तेफाक से मिली। उसके स्किल्स बुरी नहीं है पर वो थोड़ा एरोगेंट है। फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। पढ़ाई में भी अच्छा है। डोंग ले का ट्यूटर बना है और दोनों की खूब बनती है। तुम्हारा वो भतीजा जो इतना जिद्दी और घमंडी है वो मान गया। पहले दिन जब वो ट्यूटर बनने आया, डोंग ले ने टेबल पार सवालों का ध्येय फेंक दिया और कहा कि 45 मिनट्स में 120 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। मैं बगल में बैठकर देख रही थी। मैं बस उस लड़के का टेम्परमेंट टेस्ट करना चाहती थी। तुम गेस करो क्या रिजल्ट आया? क्या वो कर पाया? 20 मिनट्स में 150 मार्क्स। क्या इतनी हाई इंटेलिजेंस? और भी इंटरेस्टिंग बात है, तुम किन बाओ बाओ को जानती हो ना? वो लड़की उसकी दीदी है। क्या सच में ऐसा है? तो तुम किन जहे की बात कर रही थी? बिनान मैन ने भी सर हिलाया। ओह ये तो काफी इंटरेस्टिंग है ना। अगले दिन बाओ बाओ के ऑफिस में, जब तक दो चैंपियनशिप्स जीतने का क्रेज ठंडा नहीं होता तुम्हें और भी ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस करनी चाहिए। ये टैलेंट शो अभी काफी पॉपुलर है। इसकी रेटिंग्स भी अच्छी है। तो क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी? मेन देखती हूँ। ठीक है तैयारी करो। शूटिंग के बाद आई गारंटी तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी बदल जाएगा। वक्त तेजी से गुजरा और टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने का दिन आ गया। एमसी ने आज के स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जो एक सिंगर थी। अपने ओरिजिनल हिट गानों से फेमस उसका एक छोटा भाई है जिसे म्यूजिक का प्रोडिजी माना जाता है और वो कोई और नहीं किन बाओ बाओ थी। ये सुनते ही टैलेंट शो देखने आई ऑडियंस झूम उठी। अब सिंगर किन बाओ बाओ को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। शो का कर्टेन अब चमक उठा। सबसे पहले डांसर्स का एक झुंड स्टेज पर आया और फिर बाओ बाओ स्टेज पर आई ऑडियंस को ग्रीट करने और अपना गाना शुरू कर दिया। स्टेज पर बाओ बाओ के गाने ने पूरी ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गाना खत्म होने पर बाओ बाओ ने अपनी छाती उभारी और हिप्स को कर्व किया एक ड्रामेटिक पोज के लिए। जब ऑडियंस ने उसके जलवे देखे तो और भी ज्यादा खो गए उसमें। गाना खत्म होते ही दोनों एमसीज स्टेज पर आ गए। मैंने सुना है कि आप किसी ड्रामा एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं है और इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। सच कहूँ तो हाई स्कूल में भी लोग मुझ में इंटरेस्ट दिखाते थे लेकिन फैमिली की वजह से मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाई। हाँ, उस वक्त तो पापा ने मेरी पिटाई भी कर दी थी एक बार। क्या ये सच है या मजाक? इतनी खूबसूरत बेटी पर भी हाथ उठा दिया। आपके पापा तो बड़े सख्त हैं। अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना तो उसे हाथ में उठाने से भी डरता कि कहीं गिर ना जाए और मुंह में रखता तो सोचता कहीं पिघल ना जाए। मारने की तो बात ही छोड़ दो। आप फिक्र मत करो, आपको ऐसी खूबसूरत और टैलेंटेड बेटी कभी नहीं मिलेगी। तो अब कैसा है मिस टैन? आपके पेरेंट्स ने अब एक्सेप्ट कर लिया है ना? और अब भी मारते हैं क्या? कौन? मेरे पापा तो पहले ही मार चुके हैं। इस बार की मारापिटी तो मेरे छोटे भाई ने झेली है। हाँ, मैं आपके भाई का फैन हूँ। क्या आप उनके सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस के बारे में बता सकती हैं? उसकी ज्यादातर सॉन्ग राइटिंग इंस्पिरेशन मुझसे आती है। बचपन से ही वो बहुत टैलेंटेड था और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए गाने लिखे। मेरा भाई तो सबसे बेस्ट है। बाओ बाओ का करियर तो इस वक्त आसमां छू रहा है। तो लव लाइफ का क्या हाल है? क्योंकि मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ इसलिए इन सब बातों के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिलता। क्या इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने भाई को ही पसंद करती रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी इनकन्वीनियंस है। अगर मैं होती और इतना टैलेंटेड और हैंडसम भाई हो तो भला कोई कैसे अपनी जवानी को भूल पाएगा। मेरी माँ तो हमेशा मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करती रहती है, बस कोई सूटेबल मैच मिला ही नहीं। आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस ये जानना है कि आपके भाई की गर्लफ्रेंड है या नहीं। हाँ, वो ढूंढता ही नहीं और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं। क्या बोलूं उसके मुंह का?
मैंने पहले हाय इन दोनों तीखी जुबान वालों का नाम सुना था। और सच में बैट की बदनामी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम उसके सबसे करीबी रिश्तेदार को कॉल करेंगे। पता नहीं बाओ बाओ का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? ऑफ कोर्स मेरी माँ ही है। ऑडियंस में से किसी ने जोर से चिल्लाया, बाओ बाओ टैन ट्रैक को फोन लगाओ। ये सुनते ही सारी भीड़ भी उसके साथ जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर टैन ट्रैक स्टॉक्स में पैसे बना रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बाजी। टैन ट्रैक ने फोन उठाया तो वो बाओ बाओ के शो की प्रोडक्शन टीम थी। फिर से वही कोई प्राइज ड्रॉ शो की टीम है क्या? प्राइज में 1 लाख का कंप्यूटर डोज और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फी मांगोगे, है ना? पुरानी चलकियां मुझ पर आजमा रहे हो क्या? ये तो बिल्कुल बकवास है। ये बोलकर टैन ट्रैक ने झट से फोन काट दिया। टैन ट्रैक ने फोन काटा ही था कि वो नंबर फिर से आ गया। हेलो टैन ट्रैक जी, मेन सो नोन हूँ, डेट विद न्यू आइडल शो की होस्ट। टैन बाओ बाओ हमारे शो पार है। टैन बाओ बाओ वहां है, मुझे उनसे बात करनी है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। अगर ऐसा कुछ हो तो आप ट्यूरेंट फोन काट सकते हैं। तो मेन फोन रख रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं टैन ट्रैक जी, प्रोडक्शन टीम ने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि थोड़ी देर में एक कॉलिंग सेगमेंट है। हमने तो बस आपसे पहले ही जान पहचान करने के लिए कॉल किया था। ठीक है, आप पूछिए। टैन ट्रैक जी, सुना है आपकी फैमिली आपकी दीदी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के खिलाफ थी, है ना? लेकिन एंड में मार तो आपको ही पड़ी। आप इस बार क्या महसूस करते हैं? मेरी फीलिंग्स? मेरी तो बस यूएफएफ क्या बोलूं, समझ नहीं आता कहना चाहिए या नहीं। इसमें क्या कर सकता था? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और टैन बाओ बाओ तो बचपन से ही पापा से डरती थी। उनकी आंखों में हल्की सी भी नाराजगी देखी नहीं कि डर जाती थी। उसकी हिम्मत तो थी शैतानी करने की, लेकिन मार पड़ने से बहुत डरती थी। मैं क्या करता? मैं अपनी दीदी को मार खाते हुए कैसे देख सकता था? इस बार की मुसीबत तो ना चाहते हुए भी उठानी ही पड़ी। लेडी एमसी ये सुनकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई, बस फूट कर हंसने ही वाली थी। हाँ, देखकर लगता है भाई बहन में बहुत गहरी दोस्ती है। क्या आप दोनों की जिंदगी में कोई तकरार नहीं होती? होती है ना। टैन बाओ बाओ घर पर कुछ भी नहीं करती है, मैं ही उसे खाना ला कर देता हूँ, पानी पिलाता हूँ। उसकी खुद की केयर करने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए मैं ही उसका ख्याल रखता हूँ। जब बाओ बाओ की ये सारी बुरी आदतें खुलासा हुई तो वो शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। नीचे बैठे ऑडियंस में कनकानाफूसी शुरू हो गई और वो लगातार बातें करने लगे। हर बार जब मैं उससे कोई काम करने को कहता हूँ तो वो बस बहाने बनाती है और नखरे करती है, इसलिए तकरार तो होती ही है। तो आप लोग सुलह कैसे करते हो? अक्सर तो हम लड़ पड़ते हैं। सही बात है, ऐसे जवाब नहीं दे सकते। लाइव शो पार जाने से पहले मुझे अपनी बात कहने का तरीका बदलना पड़ेगा। मुझे कहना चाहिए कि एंड में हम घर के काम ठीक से बांट लेते हैं। बाओ बाओ ने तब एक मासूम सा चेहरा बनाया और कहा कि वो ही हमेशा मार खाती है। उसकी इस बात पर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, सबकी हंसी छूट गई। आए टैन ट्रैक, आज घर आना, दीदी को तुमसे ठीक से बात करनी है। वक्त पलक झपकते ही रात में बादल गया। टैन ट्रैक और तूखाम घर पार टीवी देख रहे थे, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। और कोई नहीं, बाओ बाओ थी जो काम से लौट रही थी। दरवाजा खोलते ही बाओ बाओ ने अपने जूते, चप्पल और बैग फेंक दिए और टैन ट्रैक की तरफ मौत की निगाहों से देखते हुए उस पर टूट पड़ी। एक पाल में टैन ट्रैक को उसने सोफा पार पाटक कर उसका गाला घोट दिया। तू खाम, मुझे घर की सफाई करनी पड़ेगी। जो लोग इसे जुड़े नहीं, प्लीज अपने कमरे में चले जाओ। टैन ट्रैक, हाँ मेन समझ गया। टैन बाओ बाओ, तू बिल्कुल पागल हो गई है क्या? मेरा दम घुट रहा है, मेन मर जाऊंगा। टैन बाओ बाओ, और तू बोलने की हिम्मत कर रहा है? तू खाम समझ गया कि अब फिर से जंग छिड़ने वाली है, तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। तू खाम, दुश्मन बहुत ही खूंखार है, जल्दी मदद भेजो। तू खाम, मेरी जान बचाओ। टैन बाओ बाओ, लाफिंग हाहा, मेरी कमर को गुदगुदाना बंद करो। टैन ट्रैक, अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद बाओ बाओ रो रो कर टैन ट्रैक से माफी मांगने लगी। तू खाम इन दोनों बहन भाइयों से तंग आ चुका था। एक और जंग के बाद लिविंग रूम का हाल तो कुछ पूछो हाय मैट, पूरा उलट-पुलट हो चुका था। बाओ बाओ का चेहरा पीला पैट गया था और वो हाफती हुई जमीन पर लेटी थी। बाओ बाओ, मेन थक गई हूँ ट्रैक,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टैन ट्रैक, उठो ना दीदी और फाइट करते हैं। बाओ बाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, तो वो बस चुपचाप लेती रही। टैन ट्रैक, अगर और नहीं लड़ना तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जब तुम ठीक हो जाओ लिविंग रूम खुद साफ कर लेना। तभी बाओ बाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टैन ट्रैक से कहा कि उसे उठा दे, युद्ध अभी के लिए बैंड। टैन ट्रैक ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसे खींच लिया। अब बाओ बाओ ने अपने दोनों हाथों से टैन ट्रैक को पकड़ लिया और अपने दोनों पैरों से उसकी गर्दन जकड़ ली। टैन ट्रैक, ये पागल लड़की, तुम करना क्या चाहती हो? बाओ बाओ ने अपनी सॉसेज क्लैंप की स्पेशल टेक्निक से टैन ट्रैक की गर्दन को लॉक कर दिया। बाओ बाओ, जंग में सब जायज है। मैंने कहा था ना कि मुझे घर की सफाई करनी है। टैन ट्रैक, मेरा दम घुट रहा है। दीदी, अगर तुमने और जोर से दबाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। टैन ट्रैक, टैन बाओ बाओ दीदी, तुम तो बिल्कुल बेशरम हो। बाओ बाओ, ठीक है, चलो अब युद्ध रोक देते हैं। बाओ बाओ, HMPH, अच्छा है कि तुम समझ गए। अब जोर से 3 बार कहो, छोटी परी दीदी, मेरी जान बख्श दो। टैन ट्रैक, नहीं, ऐसे चिल्लाना तो बहुत शर्मनाक होगा। कुछ और तरीका बनाओ बुलाने का। बाओ बाओ, बिल्कुल नहीं। बाओ बाओ, जल्दी कहो, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, वरना मैं अपनी प्राइमल पावर का उसे करूंगी। टैन ट्रैक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटी परी दीदी, मेरी जान बख्श दो। टैन ट्रैक ने बड़े मुश्किल से 3 बार ये चिल्लाया। ये सुनकर बाओ बाओ ने टैन ट्रैक को छोड़ दिया। जैसे ही बाओ बाओ ने उसे छोड़ा, टैन ट्रैक ने गहरी सांसें ली, जैसे उसे दूसरा जीवन मिल गया हो। बाओ बाओ, आहा, मैं तो वो वीरांगना हूँ जो ऊंची पहाड़ों पर छुपी है, जंगल में शेर पकड़ती हूँ, समंदर में ड्रैगन। मेरे पास पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है और पूरे जगत को जीतने का जज्बा। हजारों की सेना के बीच दुश्मन का सर काटना मेरे लिए बस उंगली घुमाने जैसा है। छोटे चोरों को सजाडीन वाली तलवार जैसी हूं मैं। बताओ, क्या दुनिया में मेरे जैसा कोई और है? बाओ बाओ जीत का जश्न मानती हुई खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ चली गई। टैन ट्रैक, हारा हुआ सिपाही बनकर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। टैन ट्रैक, मन में ये लड़की सच में पागल है। अगली सुबह टैन ट्रैक को फिर से जल्दी उठना पड़ा, सफाई करने और फल तैयार करने के लिए। बाओ बाओ और तुखाम तो लिविंग रूम में कल का शूट किया हुआ शो देख रहे थे। टीवी पर बाओ बाओ का कल का गाना और डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। टैन ट्रैक, वाह, ये हिलकती कमर तो किसी को भी दीवाना बना दे, और वो सुरीले मूवमेंट्स भी, हे। टैन ट्रैक, अब से घर पर भी डांस किया करो, इस टैलेंट को जया मैट होन देना। टैन ट्रैक बिना पलक झपकाया टीवी देख रहा था। बाओ बाओ, HMPH, चल हट, तुझे नचने में क्या मेरा मन लगेगा? जब बाओ बाओ ने देखा कि कोई कुछ नहीं कह रहा, तो उसने अपनी आंखें खोली। बाओ बाओ, हे, अच्छा लगा ना? सच में अच्छा था, है ना? वैसे मुझे डांस करना आता ही नहीं है। तुखाम, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था, तुम बस ख्याली पुलाव पका रही हो। तुखाम ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, यूज एक कप से सर पर चोट लग गई, जिसे सर सूज गया। तुखाम, ट्रैक, तुम्हारी दीदी मुझे बुली कर रही है। बाओ बाओ, HMPH, ये मेरा छोटा भाई है, अगर इसने भी गड़बड़ की तो इसको भी पड़ेगी। ये सुनकर टैन ट्रैक डर गया और चुपचाप खड़ा रहा। उस वक्त तुखाम ने बहुत ही प्यारी और मासूम सी शिकायती नजर से टैन ट्रैक को देखा। टैन ट्रैक को तुखाम पर बहुत तारास आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये देखकर बाओ बाओ झट से खादी हुई और टैन ट्रैक को गले लगा लिया। फिर उसने तुखाम को होठों से चिढ़ाया, ही है, वो मेरा छोटा भाई है। बाओ बाओ के होठों के इशारे पढ़कर तुखाम गुस्से से लाल हो गई। हाँ, तुम दोनों ये अंगूर खाओ, बहुत मीठे हैं। वो दोनों टाइग्रेस एक दूसरे से खफा थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हाँ दीदी, इस शो में काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? बाओ बाओ पैसे की बात सुनकर चौंका। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इसे क्या लेना देना है? अगर मैंने खुद पैसे कमाए हैं तो मेयर म्यूजिक की फीस मुझे ही मिलनी चाहिए ना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए संभाल के रखूंगी। क्या तुम मुझे परेशान कर रही हो? मेरी शादी के पैसे तुम मेरे लिए संभलोगी और फिर तुम मेज से सारे पैसे उड़ा दोगी, है ना? इस चिपी हुई बात ने बाओ बाओ को झाम कर दिया, क्योंकि ये पैसे तो उसकी बीवी ही खर्च कर सकती थी। तुखाम भी हैरान रह गई। तीनों कमरे में बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। मेरा मतलब है, आप मेरी शादी के पैसे हथिया रही हो। ये सुनकर दोनों दीदियां ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा है तो पैसे दो, मेरे पास आजकल खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तुम पैसों का क्या करोगे?
शराब पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना? बाओ बाओ ने टैन ट्रैक के चेहरे को देखा कंफर्म करने के लिए, और फिर वीजा कार्ड से पैसे निकले। अब से पैसे खर्च करने का हिसाब देना होगा। पार्टी, जुआ या ऐसे गलत कामों में आईसी मैट लगाना। दीदी, आपको पता भी है गलत काम क्या होता है जो आप बोल रही हो? जो भी हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर तुम गलत काम करने गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, पता है? दीदी, तुम आजकल बहुत हिम्मत वाली हो गई हो। अरे हाँ, क्या तुम भूल गई कि कल रात तुम्हारी कैसे पिटाई हुई थी? क्या इतना कांस के पकड़ा है? छोड़ो। क्या छीन रहे हो? मैं मना थोड़ी कर रही थी डीन को। बस करो और झगड़ा मत करो, बहुत देर हो चुकी है। कल टैन ट्रैक के दादाजी की बरसी नहीं है क्या? ये सुनकर बाओ बाओ ने टैन ट्रैक को पैसे छोड़ दिए। तूखाम ने भी सुकून की सांस ली कि अब झगड़ा नहीं देखना पड़ेगा। अगली सुबह विन लैक सेमेट्री में दोनों भाई बहन अपने दादा दादी की कब्र पर पहुंचे, लेकिन अंदर आते ही पापा ने उन्हें डांट दिया। आज कौन सा दिन है जो तुम दोनों ऐसे कपड़े पहन के आए हो? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फॉर्मल कपड़े पहनने को नहीं कहा था? मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं है। तुम्हारी कंपनीज में फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है क्या? हमारी छोटी कंपनी है, इसलिए वहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कैसी कबाड़ी कंपनी है पापा? टैन ट्रैक तो घर में आलसी बनकर बैठी रहती है, काम पे नहीं जाती। पापा, आप उससे जरा अकल सिखाओ ना। धित। टैन बाओ बाओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो क्या? अच्छा, जो भी बात है घर जाकर करना, पापा के सामने मत लड़ो। घर चलो, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। टैन ट्रैक ने गुस्से में अपनी दीदी की कमर में चुटकी काटी, जिसे वो आयो चिल्ला उठी। क्या हुआ? पापा, टैन ट्रैक ने मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं किया। दीदी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पूरा दिन बाछों की तरह लड़ते रहते हो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और रस्ते भर टैन ट्रैक गुस्से में टैन बाओ बाओ को बार बार चुटकी काटी रही। अब क्या हुआ? तुम दोनों चुप करोगे या नहीं? मेरी टांग मुड़ गई है। किसने कहा था दीदी के खिलाफ बातें बनाने को? कुछ देर बाद टैन परिवार के रिश्तेदार भी आ गए। बड़े भैया, इस वक्त उनके कजिन जियांग चेन और ट्रुओंग वैन HY वहां पहुंचे। भैया, मुझे लगता है आप और हैंडसम हो गए हो। ये तो बस प्यूबर्टी का कमाल है। अरे यार, लड़कियां 18 में बादल जाती है। तुम भी कितनी खूबसूरत हो गई हो। जब सब लोग कब्र के पास पहुंचे तो सबने ग्रैंडपा के लिए इंसेंस जलाई और प्रार्थना की। बाओ बाओ पास खादी धीरे से टैन ट्रैक की ख्वाहिश बता रही थी। ग्रैंडपा, मुझे जल्दी शादी हो जाए और दीदी की तरह बच्चे भी हो, फिर मैं दास विलास खरीदने के लिए पैसे कमाऊंगा। ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सीरियस हो जा, ग्रैंडपा गुस्सा हो जाएंगे। बाओ बाओ ने फिर से टैन ट्रैक के पैर में किक मारी। डैड, ये दीदी कितनी अनोइंग है। डैड ने भी खुद को बड़ी मुश्किल से रोका ताकि उन दोनों को सजा ना दे। ग्रैंडपा को इंसेंस चढ़ने के बाद पूरा परिवार और रिश्तेदार एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले गए। बाओ बाओ, हमारे खानदान में तुम जैसी एक बड़ी स्टार है। तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। अंकल तुम्हें एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। बाओ बाओ तो कमाल है। अंकल ने भी शुरू से देखा है। मैंने तो विदेशी पार्टनर्स के सामने बोस्ट किया था कि ये मेरी भतीजी है, पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। ये दोनों पहले से ही जानते थे कि बाओ बाओ टीवी पार आ चुकी है। ये टैन ट्रैक ने ही मुझे सीक्रेट रखने को कहा था। उसने कहा था कि वो नहीं चाहता बाओ बाओ स्टार बेन। टैन ट्रैक के डैड ने ये सुनते ही गुस्सा हो गए। अंकल प्लीज मुझे एक्सपोज मैट करो। घर जाके डैड मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। वैसे भी मैं बचपन से ही मार खाने का आदी हूँ। ये सुनकर टैन ट्रैक एकदम चुप हो गया। अच्छा बाओ बाओ, अब तुम्हारी उम्र भी कम नहीं रही। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? आंटी तुम्हारे लिए ध्यान रखेंगी, बस नॉर्मल हो जैसे टैन ट्रैक है। हाँ, तो ये तो आसान है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। मुझे बेवकूफ मैट बनाओ। अगर सच में तुम्हारा ऐसा स्टैंडर्ड होता तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती और बच्चे भी होते। अच्छा, ट्रिंग नहीं, इस साल तुम कौन से हाई स्कूल में पढ़ रहे हो? कोई भी स्कूल हो, उसके ग्रेड्स के साथ वो किसी अच्छे स्कूल में सिलेक्ट नहीं हो सकता। कजिन भाई भी तो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था ना। मेरे पास रोल मॉडल है, मुझे कोई डर नहीं। ये सुनकर टैन ट्रैक ने अपने कजिन के सर पर एक चपत मारी। उसके बाद त्रिंग नहीं ने बाओ बाओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कजिन दीदी ने फुदान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और स्टार बन गई, पर वो अन आर्ट स्टूडेंट्स से भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर बाओ बाओ ने भी अपने कजिन भाई को एक थप्पड़ जैक दिया। खाने पीने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। चलो अब हम भी घर चलते हैं। कजिन भाई, कजिन दीदी, बाय बाय। घर पहुंचने के बाद बाओ बाओ ने टैन ट्रैक से पूछा,
तुम ठीक हो? ज्यादा पीने की वजह से टैन ट्रैक अब नशे में झूम रहा था। मुंह खोलते ही वो टेन और वाइन जार्स मांगने लगा, पर अचानक वो अपनी दीदी के सीने पर गिर गया। शुक्र है मैं कमजोर नहीं हूँ, वरना तुम जैसे नशेड़ी को उठा नहीं पाती। जैसे ही वो टैन ट्रैक को कमरे में ले जाने लगी, तभी टैन ट्रैक ने किया और फिर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। अंदर जाते ही उसने टॉयलेट बॉल को पकड़ लिया और भर भर के उल्टी करने लगा। अगर पीना नहीं आता तो कम पिया करो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलती हूँ। टैब टैन ट्रैक ने बाव बाव का हाथ फिर झटक दिया। मेरी कोई दीदी नहीं है, मेरी कोई दीदी नहीं है। बाव बाव ने पूछा, तो मैं कौन हूँ? तुम एक लड़की हो, एक खूबसूरत छोटी बहन ही है। छोटी बहन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अगर नहीं है तो इंट्रोड्यूस करवाओ, और अगर है तो उसे बादल दो। कैसा लगा तुम्हें? मैं कैसा लगा? सोचोगी थोड़ा, सच में बहुत ज्यादा नशे में है। क्या अजीब बातें कर रहा है? अभी नहीं है और फिलहाल चाहिए भी नहीं। और तुम तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, वरना लोग हमें पिग केज में बंद करके नदी में बहा देंगे। टैन ट्रैक ने एक बार फिर उल्टी की। थोड़ी देर बाद बाव बाव अपने भाई को कमरे में ले गई। किन जेड हैक बस यही बोले जा रहा था, लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ? ये मेरा कमरा है। छोटी बहन अगले कमरे में है। लड़की यही है, यही। दीदी मुझे धोखा मत दो। ठीक है, लड़की यही है। जल्दी से बेड पे सो जाओ, थोड़ी देर में लड़की आ जाएगी। किन जेड हैक अब अपनी दीदी के बेड पर आराम से लेट गया था। उसके बाद वो गुनगुनाने लगा, वो कड़वे गम और खुशियां भी, दिल की गहराइयों में दफन वो सुलगते जज्बात। हम सब समझौता करते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं। ये सुनकर बाव बाव अपने भाई के पास गई और किन जेड हैक के गाल पर हल्के से थपथपाया। समझौता करते रहते हैं, आह जेड हैक। किन जेड हैक ने अपनी धुंधली आंखें खोली और अपनी दीदी को गले लगा लिया। दीदी मैं आपको पसंद करता हूँ। अपने भाई की ये बात सुनकर बाव बाव के गाल शर्म से लाल हो गए। वो भी अपने भाई के इस हैंडसम रूप को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वो किन जेड हैक के होंठों को चूमने वाली थी, अचानक किन जेड हैक बोला, दीदी जेडाई किन मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर बाव बाव का चेहरा पत्थर हो गया। वो हद से ज्यादा गुस्से में खादी हो गई। दोनों हाथ मुट्ठी में भींचकर उसने अपने भाई का कॉलर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आवाज सुनकर माँ अंदर आई और पूछा, ये क्या कर रही हो? अचानक उसको क्यों मार रही हो? उसने मुझे परेशान किया। तुमने उससे परेशान नहीं किया, ये तो खुदा का शुक्र है। जाओ नशा उतरने के लिए कोई सूप बनाओ। माँ और बाव बाव के बाहर जाने के बाद किन जेड हैक ने अब हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उस वक्त वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने बाव बाव को वो सब बोल दिया था। बाव बाव अपने कमरे में नहा रही थी, तभी उसकी माँ ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बाव बाव, मुझे तुम्हारी पीठ रगड़ने दो ना। नहीं चाहिए माँ, अब मैं एक स्टार हूँ, मुझे अपने शहर का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी ये चाइनीज मेडिसिन की बोतल तुम्हारी स्किन को गोरा और स्मूथ बना सकती है और पोर्स को छोटा कर सकती है। बाद में जब तुम रेड कार्पेट पर बैकलेस ड्रेस पहनोगी, अगर स्किन रफ हुई तो इमेज खराब हो जाएगी। अच्छा सच में? माँ जरा देखो तो सही, मेरी पीठ रफ तो नहीं है? इतना कहकर बाव बाव ने अपना गाउन उतरा और अपनी नंगी पीठ दिखाई। तुम्हारी स्किन अभी भी बहुत खूबसूरत है। लड़कियों की स्किन खूबसूरत होती है, तुम्हारे भाई जैसी नहीं, उसकी स्किन तो हमेशा रफ रहती है। ये सुनकर बाव बाव बस हल्का सा मुस्कुरा दी। इस वक्त बाव बाव जैसे हाई बाथटब में कदम राखी, उसकी माँ ने कुछ नोटिस किया। बाव बाव, तुम्हारी बट पर इतने नाइल निशान क्यों है? किसने नोच दिया? कौन से नाइल निशान? तभी बाव बाव को याद आया कि दोपहर में किन जेड हैक ने उसकी बट पर चुटकी काटी थी। HMPH, ये कमीना। बाव बाव ने क्योरेंट बहाना बनाया, वो जेडाई किन थी माँ। जब मैं उठी उसके साथ मजाक कर रही थी और गलती से ये निशान पैट गए। अच्छा तो ये बात है। माँ जानती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी भी बुरी नहीं है जैसा तुम्हारे पापा कहते हैं। तुम इतनी समझदार हो, खुद को बचाना जानती हो, बस थोड़ा कम पैसा कमाओ। वो क्वीन या दिवा बनने के चक्कर में मत पड़ना। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, हमारे पास अब कितनी सेविंग्स है। मेरे पास भी 2-3 लाख है। तुम्हारे पापा के पास शायद 1 मिलियन होगा, लेकिन वो पैसा जेड हैक की शादी के लिए है। वो तो कहता है कि उसे तुमने उठाया था, असल में मुझे उठाया गया था। उसकी बकवास मत सुनो। तुम्हारा भाई घर पर क्या करता है? गेम खेलता है क्या? उतना भी नहीं, पूरा दिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। पक्का सब हार गया होगा वो, पक्का, वरना वो सब छुपता क्यों?
अच्छा हुआ तुम उसके शादी का पैसा संभलती हो। वो उसके घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स का पैसा है। ये सुनकर माँ हैरान रह गई। तुम उसकी शादी का पैसा क्यों रखती हो? बाद में अगर उसकी वाइफ मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसको नहीं दूंगी। ये सब बकवास है। तुम्हें अभी भी खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो बस कंट्रोल करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि जैक ने तेरी बात मान ली। कोई और भाई होता तो क्या अपनी दीदी को अपनी शादी के पैसे संभालने देता? तू ही संभाल। बाओ बाओ ने गुस्से में कहा। ये बच्ची भी ना। तेरे पापा को तुझे एक थप्पड़ लगा देना चाहिए। अगली सुबह जैक अब होश में आ चुका था। सुबह उठते ही वो कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक सिस्टम बोला, होस्ट एनर्जी पेमेंट करो। सिस्टम ने तो मुझसे बहुत टाइम से बात नहीं की। लगता है हाल ही में कोई मिशन ही नहीं था। होस्ट की आलसी हरकतें सच में मुझे मायूस करती है। जब से किन बाओ बाओ चैंपियन बनी है, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं बचा? तुम्हें तो कुछ करने की इच्छा भी नहीं रही। मेरा सपना है, मुझे बाहर जाकर काम करना है। घर बैठे स्टॉक्स खेलकर पैसे तो कमा सकता हूँ, पर वर्क एक्सपीरियंस और सोशल कनेक्शंस नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अब नया मिशन अनाउंस करते हैं। 3 दिन के अंदर किसी भी कंपनी में, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, अपनी फील्ड में एक जॉब स्टार्ट करो। सफलता पार 150 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, असफलता पार 150 पॉइंट्स का पेनल्टी। जैसे हाई मिशन मिला, डैड ने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। डैड प्लीज बैठिए। तुम काम पर क्यों नहीं जाते? मैं, क्या तुम्हें लगता है कि घर में सब कुछ है, गाड़ियां है, तो तुम आराम से बैठकर मैस ले सकते हो और काम करने की जरूरत नहीं? मैं, सोने चांदी के पहाड़ भी एक दिन खत्म हो जाते हैं और मेरी आधी जिंदगी की कमाई, वो 8 to 50 साल तो चल जाएगी, पर क्या पूरी जिंदगी चलेगी? ऊपर से तुम मेरी रिटायरमेंट के पैसों पर भी नजर गड़ाए हो। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12.3 लाख। ये तो इतना भी नहीं। लगता है रिच सेकंड जिन बनने की मेरी कोई उम्मीद नहीं। अब खुद पर हाई डिपेंड करना होगा। सच कहूँ तो मैं पहले ट्यूटर का काम करता था। ट्यूटर बनकर कितने पैसे कमा लोगे? वो फैमिली पैसे वाली और इन्फ्लुएंशियल है। मैं इस सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। कुछ पावरफुल दोस्तों से दोस्ती करना भी अच्छा होगा। कोई फ्यूचर नहीं। पावरफुल लॉगऑन से दोस्ती करके क्या तुम खुद को हाई क्लास बना लोगे? अगर बात बिगड़ गई तो लोग तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। और मैं स्टॉक्स भी खेलता हूँ, उससे भी पैसे कमाता हूँ। तुम स्टॉक्स खेलते हो? कितना कैपिटल है? जैक ने अपना एक हाथ उठाया। TSK सिर्फ 5,000। क्या ये वो पैसे है जो तुमने ट्यूटर बनकर कमाए और इन्वेस्ट कर दिए? वो 5 लाख है। उसके डैड को लगा उन्होंने गलत सुना, तो उन्होंने फिर से पूछा, कितना? जी 5 लाख। इतने पैसे तुमने कहाँ से निकले? घर के प्रॉपर्टी राइट्स बेचकर जो पैसे मिले वो सब स्टॉक मार्केट में डाल दिए। 5 लाख, वो भी पूरे के पूरे स्टॉक्स में लगा दिए। देखता हूँ मैं अपने इस नालायक बेटे को जान से मार देता हूँ या नहीं। ये कहते ही उन्होंने बेल्ट उतार ली और जैक को मारने लगे। डैड को मौका दिए बिना जैक तेजी से भागा। रुक जा बदतमीज लड़के। इस बार वो मॉम के कमरे में मदद के लिए भागा। मॉम, डैड मुझे मार डालने वाले हैं। अच्छा है, मार डालो यूज। नालायक कहीं का। अब क्या हुआ? अचानक बेल्ट क्यों निकाल ली? तुम पूछो उससे उसने क्या किया। सीधा रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ा है। सारे पैसे स्टॉक्स में उड़ा दिए हैं। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? बेटा थोड़ा बदमाश हो तो दांत देना काफी है। पूरी बेल्ट उतार कर मार रहे हो। उसने 5 लाख स्टॉक्स में लगा दिए हैं। कितने? 5 लाख। तब तो मार डालो इसे। कोई और रास्ता ना देखकर जैक के पास सबको दिखाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डैड, मैंने सच में पैसे कमाए हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लो। फोन हाथ में लेकर बाप बेटे दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त जैक की टोटल एसेट्स 10.8 लाख से ज्यादा थी। तब डैड ने पूछा, क्या ये तुमने कामया है? हाँ जी। इतना पैसा कामया और मुझसे छुपाया? बदमाश कहीं का। मैं दीदी को क्यों बताता? दीदी को मेरे पैसे लूटने का मौका थोड़ी दे सकता हूँ। बाओ बाओ गुस्सा हो गई। डैड, जल्दी से इसे मार डालो। इसी पाल डैड अचानक कुर्सी पर धा गए। पूरा परिवार एक दूसरे को खामोशी से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उनके डैड ने कहा, तो स्टॉक मार्केट इतना अच्छा है क्या? डैड, आप वो 3 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स देखो जो मैंने खरीदे हैं। जब मार्केट रिकवर हो रहा हो, स्टॉक्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत चूज किया तो पैसे कमाना तो दूर की बात, नुकसान भी हो सकता है। अगले दिन का सीन। इस वक्त गाड़ी में बाओ बाओ अपने छोटे भाई से कहती है, कुछ वक्त बाद मैं तेरे लिए गाड़ी खरीदूंगी।
दीदी, क्या आज तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो गया है? अगले महीने तेरा बर्थडे है। तेरे शादी के पैसे से खरीदूंगी ताकि तू कभी शादी ना कर पाए। दीदी, तुम तो पागल हो गई हो। मुझे प्यास लगी है। ये लो दीदी, पानी पियो। तुम मुझे पिलाओ। ये देखकर टैन ट्रैक ने एक बड़ा घूंट भरा और अपनी दीदी से कहा, इधर अपना मुंह लाओ। तुम सच में घिनौंदे हो। लेकिन दीदी, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें पिलाऊं। ठीक है, पिलाओ अब दीदी को। छोटे भाई, मान लो तुम जीत गई। दीदी, अरे ये तो घर का रास्ता नहीं है। दीदी, तुमने गलत एलिवेटेड रोड ले ली है। नहीं, गलत नहीं है। सुबह देर हो गई थी तो एड शूट के लिए जल्दी जाना है। तुम भी साथ चलोगे ना भाई? बहुत जल्द। दोनों एड स्टूडियो में थे। मास्टर टैन, और ये है। मास्टर टैन, आपका नाम तो बहुत सुना है। क्या नाम बहुत सुना है? तुमने तो मुझे पहचाने में ही दूसरी लगा दी। सबने जैब टैन बाओ बाओ और टैन ट्रैक को देखा तो ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े। आप सब जाए, ऑटोग्राफ्स बाद में ले लेना। पहले मास्टर टैन को चेंज करने दो। बाओ बाओ ने बहुत जल्द एड शूट के लिए एक सूटेबल आउटफिट बदल लिया। एक्शन। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक चुनो खुद को चैलेंज करने के लिए। एनर्जी ड्रिंक? मैं सिर्फ लिएट हुआ पीता हूँ, बोल्ड डायरेक्टर ने जोर से कहा। कट। और फिर थोड़ी देर सोचते रहे। एक बार फिर बाओ बाओ ने बात मानी। बोल्ड डायरेक्टर ने फिर से करके दिखाया। डायरेक्टर ने कहा, वैसे तो ये ठीक था, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है कॉस्ट्यूम या मूवमेंट्स में। टैन ट्रैक ने स्क्रिप्ट देखते ही कहा, ये एड का डायलॉग सही नहीं है। डायरेक्टर को लगा जैसे उसके दिल की बात कह दी हो और वो झट से मान गया। डायलॉग ही है, ऐसी बदलना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टीम से कांटेक्ट करो। बाओ बाओ ने कई बार एक्ट किया था तो थोड़ी थक गई थी और सोफा पर आराम करने चली गई। ओल्ड डायरेक्टर दौड़कर आया। उसके हाथ में कुछ पानी के कैंस था जो उसने बाओ बाओ को दिए। माफ करना, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बाओ बाओ ने पानी लिया और कहा, कोई बात नहीं। उसने एक कैन बगल में खाद्य सेक्रेटरी को दिया। दूसरा कैन टैन ट्रैक को डीन वाली थी। भाई, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए क्या? ये सुनकर सब एक साथ हैरान रह गए। बाओ बाओ, क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है? बाओ बाओ लास। हे, उससे ऐसे बुलवाना पसंद है। ओल्ड बोल्ड डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक नकली हंसी हंसने लगे। हा। टैन ट्रैक तो बस सोच रहा था, ये दोनों तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसी पाल कोई आया और डायरेक्टर को बुलाया। डायलॉग ठीक हो गया है। बोल्ड डायरेक्टर ने डायलॉग पढ़ना शुरू किया और जोर से बोला, एनर्जी ड्रिंक पियो, एनर्जी पाओ। यूथ को प्यार करो, ब्यूटी को प्यार करो। डायरेक्टर ने ट्यूरेंट वो डायलॉग फेंक दिया। हम एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, कोई हेल्थ प्रोडक्ट थोड़ी। दूसरा डायलॉग, लाइफ मोशन में है, सिर्फ लिएट हुआ चुनो। मेन टैन बाओ बाओ हूँ, मेन सिर्फ लिएट हुआ एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ। TCH। इसमें और ओरिजिनल में क्या फर्क है? ये थर्ड डायलॉग है, लिएट हुआ एनर्जी ड्रिंक, खट्टा मीठा, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ तक तो डायरेक्टर खुद को रोक नहीं पाया और सब फट दिया। ये फालतू के डायलॉग्स मैट डालो, ये तो क्लासिक एड डायलॉग है। ये सुनकर डायरेक्टर काफी एक्साइटेड हो गया। तुम जल्दी बताओ क्या है, सुनते हैं। डायरेक्टर सर, क्या टैन बाओ बाओ थोड़ा घूम कर कैमरा में देख के बोल सकती है? हर ड्रिंक का नाम लिएट हुआ नहीं होता, पियो और नपुंसकता डोर। ये सुनकर वो टकला डायरेक्टर शॉक में आ गया और कुछ बोल नहीं पाया। ओह, पसंद नहीं आया? मेरे पास और भी है। शहर में कमजोरी और एनर्जी की कमी महसूस हो रही है? फिक्र मत करो, लिएट हुआ है ना। मुझे लिएट हुआ चाहिए जो धीरे से गले से उतरे। अभी के अभी लिएट हुआ पियो, फ्यूचर में डेफिनेटली बेहतर, स्ट्रॉन्गर और लंबा चलोगे। वो टकला डायरेक्टर मन ही मन बुरा भला कहने लगा। ये कैसे डायलॉग्स हैं? ऐसी घटिया सोच। बाओ बाओ खुद को रोक नहीं पाई और टैन ट्रैक के सर पर मारा। चुप हो जा। सेक्रेटरी का चेहरा भी उतर गया। क्या तुम्हारा ये छोटा भाई परवर्ट है? सीन चेंज। टैन ट्रैक के मम्मी पापा के घर। उसकी माँ खादी थी, पूछा लगा रही थी। जैब फोन बाजा। हेलो। अब दीदी को फोन करने की याद आई। दीदी, मेरी बीवी बीमार है और बच्चे मेरे पैसे नहीं ले रहे। दीदी, प्लीज घर में थोड़े पैसे भेज दो। अपने नाम से देना, मेरा नाम मत लेना। मैं लौटकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। टैन ट्रैक की माँ ने लंबी सांस ली। ये तो बस चुसाओ के थोड़े पैसे हैं, तुम ही रख लो। टायू नहू और टायू टोंग अगले साल यूनिवर्सिटी जाएंगे। बाओ बाओ अभी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, यूज इन थोड़े पैसों की कमी नहीं है। हाँ, धन्यवाद दीदी। बाओ बाओ का फ्यूचर ब्राइट है।
अट्रैक्ट भी। मेरे बच्चों से तो ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन क्या बाव बाव और एट्रैक एक साथ रहते हैं? तुम्हें कैसे पता? मैंने वीबो पार देखा। भाई दीदी, उन्हें नेचुरल रहने दो। वैसे भी वो रियल सिबलिंग्स नहीं है ना। ये सुनकर टैन ट्रैक की माँ गुस्से से चिल्लाई, ये बात दोबारा मत बोलना। टैन ट्रैक के पास वापस लौटकर वो दोनों भी अपना एड शूट खत्म करके पार्किंग में जा रहे थे। दीदी, अभी जो तुमने परफॉर्मेंस दी ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। बाव बाव गुस्से से चिल्लाई, क्या बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, एड अच्छा था। सेलिब्रिटीज के लिए एड्स के अलावा फिल्मिंग करना ही सबसे अच्छी इनकम है। बाव बाव ने कुछ नहीं कहा और पानी की बोतल उठाकर एक घूंट पी लिया। बाव बाव को पीते देखकर टैन ट्रैक ने विश किया कि वो खुद वो बॉटल होता। दीदी, क्या किसी ने आपको लिंगरी एड के लिए अप्रोच किया? ऑफ कोर्स हाँ, और रेट भी बहुत हाई है। तो फिर क्यों नहीं किया? या आप कंपनी में वापस इसी लिंगरी एड के लिए आई हैं? उसके दिमाग में आया कि बाव बाव को लिंगरी में देखना तो बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स, मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। होस्ट, तुम्हारी इच्छा है। वो गुस्सा हो गया और बोला, डैम इट, अगर हिम्मत है तो मिशन डू। सॉरी, होस्ट की डिजायर तो सफिशिएंट है, पर कंडीशंस अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तुम दीदी को गाड़ी में कपड़े उतरने के लिए नहीं कह सकते। बाव बाव ने टैन ट्रैक को देखा और बोली, मैंने कंपनी के हेड से बात की थी। मैंने कहा मेन लिंगरी ऐड नहीं करूंगी, तो वो मान गए। चेयरमैन मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो चुपके से मेरी बहुत हेल्प करते हैं। टैन ट्रैक ने ये सुनकर पूछा, चेयरमैन, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। पक्का तुम्हारे मन में कुछ अजीब बातें चल रही है ना? मुझे भी समझ नहीं आता वो मुझ में क्या पसंद करते हैं। अचानक उसकी माँ का फोन आया। हेलो माँ, तुमने अचानक अस अंकल की बात क्यों की? नहीं तो उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। माँ पूछ रही थी कि क्या उसने दीदी को कॉल किया था। नहीं तो अचानक उसकी बात क्यों निकल आई, कौन जाने। उसकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी। सीन चेंज, एक हाई राइज बिल्डिंग। टैन ट्रैक स्मार्टली ड्रेस्ड अंदर गया। वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया। हेलो, मेन इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ओह, आपको कहीं देखा है क्या? हम पहले मिले हैं। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कोई फैन मिल गई है। रिसेप्शनिस्ट ने देखा और सर झुका दिया। हेलो जनरल मैनेजर। टैन ट्रैक ने उस लड़की को देखा तो उसे वो बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ मिला था। सीन चेंज, जनरल मैनेजर के कैबिन का। रिसेप्शनिस्ट टू सर के कैबिन में एंटर करती है। ये आज के न्यू इंटरव्यूईज के सीवीज है सर। जीएम अन सीवीज को उठाकर उनकी बेसिक इन्फो देखने लगती है। उसमें टैन ट्रैक का एक सीवी भी था। नाम टैन ट्रैक, जेंडर मेल, एज 22। जीएम ने हल्की सी स्माइल दी, क्या कोइंसिडेंस है। सीन बदलता है टैन ट्रैक के इंटरव्यू रूम में। वहां अलग अलग पोस्ट्स के 4 लोग पहले से ही वेट कर रहे थे। एचआर हेड ने हैंडसम लड़के को देखा तो बोली, ये लड़का बुरा नहीं है, बॉडी तो क्या कमाल है, एकदम फिट और एनर्जेटिक। कंपनी के 50 to 60 लॉग ऑन में भी इतना हैंडसम बंदा कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।